सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। इसको पहले समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो जहां भी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन स्टैंड्स फॉर N2 और इसकी मात्रा एयर में लगभग 78% प्रेजेंट है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, लेकिन बात है कि ये एयर में 78% अवेलेबल होने के बाद भी प्लांट इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करना पड़ता है। तो बातें होती कि ये जो N2 है वो प्लांट तक जो एब्जॉर्ब होंगे सिंपलर फॉर्म में, दैट इज व्हाट नाइट्रेट्स। N2 टूटेंगे नाइट्रेट्स में और फिर ये नाइट्रेट्स टूट के बन जाएंगे N2। समझ में आ रहा है? मतलब N2 नाइट्रोजन सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा, दैट विल बी नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स फिर टूट के बन जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब एक बात फिर से मैं आपको समझा दूं, ये हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि एयर में अवेलेबल है, और नाइट्रेट जो है वो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड है जो कि बहुत ही प्रोसेसेस के बाद टूट के बना है। तो नाइट्रोजन टूट के बना नाइट्रेट, और फिर नाइट्रेट जो है टूट कर बन जाएगा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन इस बीच में इतना आसान नहीं, बहुत सारी चीजें आते रहती है। तो मैं आपको पहले बता दूं, एक टर्म आएगा आपका सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस जो है इसका मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट। अब होता क्या है म्यूचुअल बेनिफिट? यहां पर आपसी फायदा। अब यहां पर म्यूचुअल बेनिफिट समझने के लिए मैं आपको दो चीजों की बात बताऊंगा। एक, जैसे मान लेते हैं कि लेग्यूम प्लांट है जिसे हम पी प्लांट भी कहते हैं। लेग्यूम प्लांट के तौर पे हमने आपको क्या बताया? पी प्लांट। ओके। अब लेग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है आपका राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कंपाउंड हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैं, इनको ये एब्जॉर्व करता है। ठीक है, और एब्जॉर्व करने के बाद इसे किस चीज में चेंज कर देता है? तो नाइट्रेट में तोड़ देता है। और इस नाइट्रेट को जब तक ये नाइट्रेट में नहीं टूटेगा तब तक ये प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। मतलब कभी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता प्लांट और एनिमल के थ्रू। तो इसे टूटना पड़ेगा सिंपलर फॉर्म में, दैट इज व्हाट नाइट्रेट। अब जैसे ही नाइट्रेट में टूट जाएगा तो प्लांट इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा। अब प्लांट एब्जॉर्ब करना चालू कर देगा तो प्लांट भी ग्रो करेगा। प्लांट अगर ग्रो कर रहे हैं तो प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं तो बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो राइजोबियम इसे क्या दे रहा है? जो राइजोबियम था वो इसे क्या प्रोवाइड कर रहा था? नाइट्रेट प्रोवाइड कर रहा था ना, इजंट इट? लेकिन इसके बदले में ये पौधा इसे क्या प्रोवाइड कर रहा था? तो इसके बदले में इसे प्रोवाइड कर रहा था ग्लूकोज। चूंकि ये रूट में अवेलेबल है तो रूट जो एक पोर्शन है पौधे का और उसमें क्या होगा? ग्लूकोज। तो ये जब ग्लूकोज को खाएगा राइजोबियम तो वो भी जिंदा रहेगा, और जब राइजोबियम नाइट्रेट को देगा तो पौधा भी जिंदा रहेगा। तो एक आपसी फायदा वाला संबंध हो गया ना। तो इस फायदे वाले संबंध को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। और ऐसे एक न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? ठीक है। अब एक बात क्या होता है, जब कभी भी ये नाइट्रोजन टूट कर बनेगा नाइट्रेट, जब कभी भी नाइट्रोजन टूट कर बनेगा नाइट्रेट एक लंबे प्रोसेस के बाद विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया एंड ऑल, तो इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप क्लियर आउट रहेगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानना। तो सबसे पहले इस चार्ट को हम समझेंगे, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया और हमने आपको बताया कि किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल वर्क करता है एंड व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। और आज ये समझेंगे ये नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली किन किन स्टेप्स को कैसे लेके जाएगा। सो डोंट वरी, इस पिक्चर को देखने के बाद पैनिक नहीं होना है, आराम से पिक्चर को उतारना है, उतारने के बाद हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिएगा। हाँ, यस, वेरी गुड। वीडियो को पहले पॉज करके इसको उतार ले, जिस तरह से जो लिखा हुआ है उसको स्टेप वाइज उसी तरह से बनाइएगा, इसके बाद हम इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बोला कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन,
हमने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा, और चूंकि नाइट्रोजन जो है 78% ऑफ द एयर को ऑक्युपाई करता है इन द एटमॉस्फेयर, तो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कभी भी प्लांट के थ्रू डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तो अगर वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है तो ऑब्वियस बात है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए एक सिंपलर फॉर्म में टूटना जरूरी है, एक सिंपलर कंपाउंड में टूटना जरूरी है। तो ये जो सिंपलर कंपाउंड में टूटने की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा होगा या फिर कुछ एक अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होगा, ठीक है, या फिर अलग अलग कंडीशंस आएंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अब क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो राइजोबियम के मदद से अमोनिया में टूटेगा। लेकिन बात है कि राइजोबियम होता कहां है, तो अभी हमने आपको बताया था कि राइजोबियम कहां अवेलेबल है, तो लेग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, लेग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल्स में ये अवेलेबल है। और इसका काम क्या रहता है, इसका काम बस ये रहता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में तोड़ता है। किसको, किस में तोड़ेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में तोड़ेगा, दैट इज व्हाट NH3। उसके बाद ये जो अमोनिया है वो भी डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं हो सकता है, तो ये अमोनिया जो है सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा, दैट इज व्हाट नाइट्रेट्स। किसके मदद से टूटेगा, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया जो है नाइट्रेट्स में टूटता है, किसके मदद से, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के मदद से, ठीक है। अगर ये अमोनिया नाइट्रेट्स में टूट रहा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के मदद से, तो अब ये जो नाइट्रेट है वो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्लांट अब उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और प्लांट जैसे उसे एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट के पास क्षमता आ जाएगी कि उस नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करके वो क्या करें, प्रोटीन को बनाए। अब एक बात बताइए, पौधा अगर ग्रो करेगा ऑब्वियस बात उसमें पत्ते होंगे, फूल होंगे, फल होगा, और उसे खाएगा कौन, या तो हम या तो कोई जानवर, मतलब अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू गेट इटन अप बाय द एनिमल्स। अगर अब उसे एनिमल्स खा रहे हैं तो ये जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी थी वो प्लांट से किस में कन्वर्ट हो गई, किस में चली गई, हाँ वेरी गुड, एनिमल में चली गई ना। समझ में आ रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है टूटा अमोनिया में, अमोनिया से टूटा वो नाइट्रेट में, नाइट्रेट से कहां चला गया, प्लांट्स में, प्लांट से कहां चला गया, एनिमल्स तक का। अब ये जो एनिमल्स तक के ये पहुंच गए, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट जिसको हम लोग नाइट्रेट ही कह रहे हैं, अब ये एनिमल भी तो बढ़ेगा खाने के बाद। और वैसे बात, हम अगर फूड ले रहे हैं तो हम और बॉडी हर रोज क्या करेंगे, हमारी साइज इंक्रीज होते चली जाएगी, या तो फिर हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, क्योंकि अब मैं बात बताने वाला हूं क्या, जो एनिमल्स की बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है वो काउ डंग होता है, प्लांट की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो डेड लीफ होता है। इन दोनों में क्या अवेलेबल थे, नाइट्रोजन वेस्ट, चूंकि ये नाइट्रोजन को ही ले रहा था तो इनके पास जो नाइट्रोजन वेस्ट अवेलेबल था। अब क्या होता है, इनके ऊपर काउ डंग और डेड लीफ के ऊपर कौन सरवाइव करना चालू करेगा, डिकम्पोजर सरवाइव करना चालू करेंगे। ये जो डिकम्पोजर्स अगर सरवाइव करना चालू करेंगे मतलब क्या, इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना चालू कर देंगे। अब डिकम्पोजर्स का काम, और एग्जांपल जैसे मैं फंगस की बात कर रहा हूं या फंगाई की बात कर रहा हूं, ये क्या होते हैं, और फंगस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मशरूम है। मशरूम क्या होगा, इस तरह के कंटेंट जो होते हैं क्या होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, जो डेड और रॉटन कंटेंट पे बैठते हैं। सैप्रोफाइट भी एक टर्म आएगा, तो खैर आगे जाके सारी चीजों को समझना है कि सैप्रोफाइट क्या है, तो मैं थोड़ा बता भी देता हूं। सैप्रोफाइट का मतलब ये होता है कि सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, ठीक है, और ये जो भी ऑर्गेनिजम्स रॉटन कंटेंट पे बैठेंगे, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स रॉटन कंटेंट पे बैठेंगे या डेड और डिकेड पार्ट पे बैठेंगे, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट कहा जाता है। तो उस तरह से ये जो मशरूम हो जाता है वो सैप्रोफाइट हो जाता है, फंगस जो है सैप्रोफाइट हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या करेगा, पूरे के पूरे चीज को डिकम्पोज कर देगा, मतलब सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगा। अब देखिए जो सिंपलर फॉर्म में जैसे ही टूटता है तो कौन से फॉर्म में चला जाता है, टूटकर, ये टूटकर अमोनिया फिर से बन जाता है। ये जो एनिमल था उसके बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा जैसे कि काउ डंग, ये जो प्लांट उसके बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा जैसे कि डेड लीफ, लेकिन इन दोनों में एक वेस्ट तो रहेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि नाइट्रोजन को ही तो खा के बढ़ रहे थे, तो बढ़ने के कारण इनके बॉडी से भी जो वेस्ट बाहर निकल रहा है उसमें भी नाइट्रोजन कंटेंट होगा। या तो फिर मान लो कि ये जो काउ है आज ये लिविंग है, अगर ये कल को डेड हो जाता है तो उसके बॉडी में भी तो क्या नाइट्रोजन कंटेंट है, तो नाइट्रोजन कंटेंट के ऊपर क्या होगा, सारे के सारे डिकम्पोजर्स बैठते चले जाएंगे। जिसमें अच्छा एग्जांपल आपका फंगस का मशरूम है, ये बैठते चले जाते हैं और जो भी डेड और डिकेड मटेरियल पे बैठते हैं या फिर उनसे सरवाइव करते या उनसे खाना को लेते हैं, उन तरह के ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोफाइट कहते हैं। आई होप ये क्लियर आउट रहेगा। जब भी बिना समझ में आए वीडियो को फिर से पॉज करिए, फिर से पीछे जाइए, फिर से रिप्ले करिए, लेकिन कोई भी टॉपिक को बिना समझे हुए नहीं जाना है। अंडरस्टूड।
अब देखो क्या होता है, यही सारी चीजें जो हैं जब ये डिके हो जाते हैं, जब इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से या डिकम्पोज कर दिया जाता है, तो वो फिर किस चीज में, उनमें से कौन सी चीज में वो चेंज हो जाएगा, अमोनिया में। मतलब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट था फिर किस चीज में चेंज हो जाता है, अमोनिया में। और फिर तो आपको पता है कि अमोनिया के ऊपर कौन वर्क करेगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे अमोनिया के ऊपर वर्क करेगा तो फिर किस चीज में चेंज हो जाएगा, नाइट्रेट्स में। आई होप ये पूरा का पूरा चीज समझ में आया होगा। अब बोला जाता है और एक तरीका है अमोनिया को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करने का या फिर नाइट्रेट में चेंज करने का। वो तरीका कौन सा है, तो एटमॉस्फेरिक जब भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहता है तो उस पे जब कभी भी लाइटनिंग या फिर यूवी रेस पड़ते हैं तो उनके कारण क्या होता है, वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। जस्ट इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द नाइट्रेट्स, वो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है और वो बारिश के मदद से फिर नीचे आ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। और फिर वो मिट्टी में क्या होता है, पौधे उसे ऑब्जॉर्व करते हैं और फिर पौधे ग्रो करते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस काफी कम होती है, लेकिन मोस्टली जो सिचुएशन है वो राइजोबियम से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट, ये वाला सिचुएशन ज्यादा होगा। और बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मदद करते हैं इस चीजों में, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ इसमें आपका राइजोबियम ही मदद कर रहा है, और भी बहुत तरह के अलग अलग डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज अवेलेबल है। अब क्या होता है, यहां पर जब ये नाइट्रेट्स बन जाता है तो हमारे मिट्टी में ऐसा नहीं कि प्रोसेस सिर्फ यही रहता है, हमारी मिट्टी में एक ऑपोजिट रिएक्शन वाले भी प्रोसेस हैं। ये नाइट्रेट्स जो बचे हुए रहते हैं तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उस नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन के तौर पे, या फिर उनको इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी में एब्जॉर्व करने की। और वो जैसे एब्जॉर्व करते हैं तो वो नाइट्रेट्स को जैसे एब्जॉर्व करेंगे तो वो नाइट्रेट चेंज हो जाएगा किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो वैसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जहां भी ये डी वाला टर्म आ जाएगा मतलब क्या, वो नाइट्रेट नहीं बना के अब नाइट्रोजन बना रहा है, मतलब नाइट्रेट से वो क्या बन जा रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो गाइस, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, यहां जहां भी बायो टर्म आए दिमाग में रख लेना है, इट इज जस्ट टॉकिंग रिगार्डिंग लाइफ। किसकी बात कर रही है, लाइफ की। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जो टर्म है देखिए इसमें एक छुपा हुआ वर्ड है फर्टाइल। ये जो फर्टिलाइजर टर्म में छुपा हुआ वर्ड जो ये फर्टाइल है, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। मतलब क्या, अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे तरह की लाइफ जो मिट्टी को फर्टाइल बनाएंगे, क्योंकि फर्टाइल किसको बनाना है, मिट्टी को। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि वैसी तरह की लाइफ जो मिट्टी को फर्टाइल बनाएंगे। कैसे फर्टाइल बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करेंगे और उसको नाइट्रेट्स में तोड़ देंगे, जो कि हेल्पफुल रहेगा मिट्टी के लिए, ताकि मिट्टी में अगर वो नाइट्रोजन मिल जा रहा है तो इससे पौधे आराम से ग्रो करेंगे। हमेशा जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट तक टूटता है, ये दिमाग में रहेगा। तो मैं क्या आपको बता रहा हूं कि वैसी तरह के लाइफ जो मिट्टी को फर्टाइल करने में मदद करेंगे, यहां पर उनको क्या कहा जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स। तो है बोला जाता है क्या कि दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into nitrates are called biofertilizers। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या है भाई, अर्थवॉर्म हो गया। ठीक है, ये भी बायोफर्टिलाइजर है। और इसका कुछ कुछ एग्जांपल्स में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि राइजोबियम ही हो गया कंटेंट। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया ना। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं इनके। ठीक है, पैकेट्स बनाए गए और इस पैकेट्स में क्या किया जाता है, इनको फिल कर दिया जाता है। पैकेट्स में फिल कर दिया जाता है और इन पैकेट्स को मार्केट में बेचा जाता है। किसान आते हैं, इनको खरीदते हैं, इनको अपने मिट्टी में मिलाकर अच्छे से बढ़िया से रख देते हैं। मतलब जहां भी इनको यूज करना है तो पहले वो मिट्टी लाए, मिट्टी में अच्छे से मिला दिया और उस मिट्टी को सब जगह छीट दिए। छीटने के बाद क्या होगा कि ये जहां जहां भी गिरेगा वो अपना काम करते चलेगा। दैट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स को, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ने वाला काम वो कंटिन्यू अपना करते चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट बायो फर्टिलाइजर। तो मैं आपको एक बात क्लियर आउट करता हूं, ये जो मैन्योर है और कंपोस्ट है ये कुछ सिमिलर चीजें हैं, लेकिन इनको डिफर कैसे करना है। जब कभी भी कोई डेड कंटेंट, डेड हो गया, डिके हो गया, या फिर सीवेज के मटेरियल हो गए, ये सारी चीज जब
डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। खुद ब खुद जब डिकम्पोज होते हैं, जैसे आप देखे होगे कि कोई पेड़ मर गया तो आस्ते आस्ते पाउडर में चेंज हो जा रहा है ना, या फिर वो मर गया तो पहले गलेगा, खत्म होगा, फिर वो आस्ते आस्ते इस तरह से ही कुछ पाउडर्स लगभग कंटेंट में रहेंगे, आप उसको उठाते हो और उसके ऊपर फिर क्या छीटा जाता है, ठीक है। दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब बातें आती है कि जब ये खुद से हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है, मैन्योर, ओके। लेकिन जब कंपोस्ट की बात आती है तो यही सारे जब डेड डीके सीवेज मटेरियल जो हैं उन पर खुद से अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्ट करवाकर मैन्योर बनवाने को हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट। जब खुद से या फिर अलग से ये सारे डेड कंटेंट को, जैसे हम मान लेते हैं कि एक काउडंग लाएं, बड़े से बक्से में रखें या बड़े से टैंक में रखें, उनके ऊपर क्या किया हमने, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया, ठीक। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया तो स्वाभाविक सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सारे के सारे काउडंग को क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। खुद से लगना में टाइम लगेगा, और अगर मान लो वो खुद ब खुद हो रहा था, नेचुरली हो रहा था, तो अब ऐसा बात है इसमें काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन ये क्या, मैन्योर तो बन गया। लेकिन जिस मैन्योर आप अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगाते हो ताकि वो डिकम्पोज करे, सिंपलर फॉर्म में तोड़े, तो वो क्या कहलाने लगता है, कंपोस्ट, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारा काउडंग को ले लिया, बहुत सारा डेड कंटेंट को ले लिया, बहुत सारे और भी डेड मटेरियल्स को ले लिए, सीवेज के जो पार्ट है उनको ले लिए, अब उनको एक जगह इकट्ठा कर दिए। इकट्ठा करने के बाद हमने उसके ऊपर क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, या फिर अर्थवर्म को डाल दिया, या फिर बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स को उस पर डाल दिया। वो क्या करेंगे, आस्ते आस्ते उन सारी चीजों को खाएंगे और एक्सक्रीट करते जाएंगे, खाएंगे एक्सक्रीट करते चले जाएंगे। उनका खाना और एक्सक्रीट करना एक अच्छा फर्टिलाइजर बनाता है, वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। तो एक मार्केट का वैल्यू भी हो गया, मार्केट में आप उसे बेच भी सकते हो। लेकिन ये क्या हुआ, आपने खुद से करा, यहां पर क्या हुआ, मैनमेड वाली कंटेंट आ गई, और वो जहां हो रहा था नेचुरली हो रहा था। जब नेचुरल वाली बात आएगी तो मैन्योर, जब मैनमेड वाली बात आएगी तो वो क्या कहलाने लगेगा, कंपोस्ट कहा जाता है, जो नेचुरली होता है। अब देखो क्या होता है, ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्मल फील्ड है जिसे हम खेत भी कहते हैं, ओके, और हमने क्या किया है, यहां पर धान लगाया है, या फिर मान लेते कि ये जो बॉक्सेस में बना रहा हूं यहां पर आपने शुगर केन लगाया है, ठीक है। अब बात है जो शुगर केन आपने लगाया बॉक्सेस में, 1 2 3 4 5 6 यहां पर लगाया, लेकिन बीच में कुछ गैप्स हमने यहां पर रखे हैं, है ना। अब उन गैप्स में क्या करना है, उन गैप्स में कुछ ऐसे पौधे लगाने हैं जो कि मैन्योर के तौर पे काम करे, या फिर उनको ऐसे पौधे यहां पर हमें लगाने हैं जिन्हें वापस फिर से उन पे हल चलाकर उन्हें फिर से मिट्टी में हमें दबा ही देना है। क्यों दबा देना है, तो पहले इसको समझेंगे हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहां इस बीच में, जैसे इन सारी चीजों में हमने शुगरकेन लगाया, लेकिन जो भी बीच गैप वाला एरिया था उस गैप में हमने क्या किया, लेग्यूम प्लांट को लगा दिया। अब लेग्यूम प्लांट को लगाने के बाद क्या होगा, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम के मदद से, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अगर जब वो करेगा तो अब ये सब बातें, सारे मिट्टी यहां जो अवेलेबल थे उनमें नाइट्रोजन की उत्पत्ति ज्यादा हो जाएगी, या फिर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ने के कारण वो ज्यादा फर्टाइल मिट्टी हो जाएगा। तो इसके कारण क्या किया जाता है, जहां भी धान होता है या फिर जहां भी क्रॉप लगाए जाते हैं उनके बीच बीच में, उनके बगल में एक अलग तरह का क्रॉप भी लगाया जाता है, ठीक है, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है पूरे मिट्टी को हमेशा। मतलब इसको पहले उगाया गया, अब फिर इसके ऊपर प्लग कर दिया गया, मतलब उसको फिर मार दिया गया, फिर उसको खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। अब आस्ते आस्ते उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे, अब वो डिकम्पोज होगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, मैन्योर में चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर आउट हुआ, समझ में आया। केमिकल वाला बात जब आएगा तो ये जहां भी चीजें आएंगी वो मैनमेड कहलाएगा, ठीक है, मतलब जिसे ह्यूमन खुद ब खुद बनाते हैं। तो यहां पर ये मैनमेड फर्टिलाइजर जो कि आपके फैक्ट्रीज में बनेंगे केमिकल के मदद से, जो कि बहुत अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ काफी ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन सबसे बेहतर हमारा ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, इन सारी चीजों को बायो फर्टिलाइजर्स को ही माना जाता है, जो कि नेचुरली, जब कोई भी फैक्ट्री नहीं था, आज से 1000 साल 5000 साल पुराना, फिर भी तो खेती होती थी, तो वो किसके मदद से, ये सारी मदद से होती थी। लेकिन जब केमिकल फर्टिलाइजर की बात आ जाती है तो अलग से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजेनस, पोटेशिक, फॉस्फोरिक
इन तीनों तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसको समझिएगा, जिस नाइट्रोजन में जिस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की कंपाउंड रहेगी वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कहलाएगा। जिस फर्टिलाइजर के कंटेंट में पोटेशियम की कंपाउंड रहेगी वो पोटेशिक फर्टिलाइजर कहलाएगा। जिस फर्टिलाइजर के कंटेंट में फास्फोरस की अमाउंट रहेगी वो फास्फोरिक फर्टिलाइजर कहलाएगा। और ये तीनों ही बहुत ही नेसेसरी रहते हैं और ज्यादातर इस्तेमाल करने वाला कंटेंट ये सारा तीनों को मिक्स करके भी यूज किया जाता है, इंडिविजुअली भी किया जाता है। तो ये सारे हमारे किस में एग्जांपल आ जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर में। आई होप क्लियर आउट हुआ। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। मान लो कि यहां पर हमारा फील्ड था और इस फील्ड में हमने क्या किया, अच्छा से क्रॉप उगाया, ठीक है। अब क्रॉप तो उगाने के लिए हमने क्या किया, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया और फर्टिलाइजर यहां पर हमने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया और फिर यहां से बारिश होना चालू हुआ। तो जब भी बारिश हुई तो ये फील्ड पे आके गिरेगा। तो फील्ड पे आके जब भी ये बारिश गिरेगा तो आस्ते आस्ते ये फर्टिलाइजर्स को धोते हुए जो आसपास के नदियां अवेलेबल होंगे उस नदियों में लेके चला जाएगा। तो आपको तो पता होना चाहिए कि नदी में क्या होता है भाई, पानी होता है, वाटर इज ऑल्सो देयर। अब नदी में पानी भी है लेकिन नदी में पानी होने के साथ साथ नदी में मछलियां भी तो हैं, इजंट इट। अब ये जब भी धोते हुए चला जाएगा तो साथ साथ में ये फर्टिलाइजर के साथ साथ हो सकता है कुछ सीड्स को भी धोते हुए ले चले जाए, या फिर अगर नहीं भी लेके जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये जो आप पानी के ऊपर आप देखते हो तो पानी के ऊपर एक हरा हरा कलर का परत जमा हो रहता है जिसे हम कहते हैं एल्गी, ठीक है। अब ये जो एल्गी कंटेंट है इनको जैसे ये फर्टिलाइजर्स मिलेंगे तो ये बहुत ज्यादा तेजी में बढ़ते चले जाएंगे और तेजी में बढ़ने के कारण क्या होता है, ये पूरा का पूरा तालाब के ऊपर वाले लेयर को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। और ये तालाब का जो ऊपर वाला लेयर पूरा का पूरा कवर हो जाता है तो कवर होने के कारण क्या होगा, कोई भी सनलाइट की जो रेज हैं वो किरणें अब पानी में नहीं जा पाएंगी बल्कि वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होकर बाहर की ओर चले जाएंगे। तो जब ये सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगा उसके बाद अगर मान लेते कि जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी थी वो भी आस्ते आस्ते क्या हो जाएगी, जो वाटर में थी वो खत्म होते चली जाएगी क्योंकि कोई भी डिफ्यूजन भी यहां पर नहीं हो रहा है। अब डिफ्यूजन आप क्या समझते हो, डिफ्यूजन का मतलब क्या, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब जो भी इन्वायरमेंट में गैसेस था वो एक्सचेंज होकर, जैसे मान लो कि बाहर O2 है तो वो इधर अंदर आएगा, isn't it? और ये जो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं यहाँ पर, चूंकि एक्वाटिक एरिया में बहुत तरह के, मतलब जो आपका पानी है उसमें बहुत तरह के एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स भी हैं, वो भी तो CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो CO2 है उसे तो बाहर जाना होगा ना, और ये जो O2 बाहर था उसे अंदर आना होगा, तब तो जाके अंदर वाले ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। तो ना तो उन्हें सनलाइट मिलता है और जो पौधे यहाँ पर हैं उनको क्या चाहिए भाई, सनलाइट चाहिए ना, तब ना जाके वो फूड को बनाएंगे। लेकिन इनके पास तो सनलाइट आ ही नहीं रहा है कि फूड बनाए, और ना तो इनके पास अगर सनलाइट नहीं आएगा फूड बनाने के लिए तो ये खाएंगे क्या, मछलियां, ये जो फिश है वो क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अंडर वाटर क्वांटिटी या फिर अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म जितने भी रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक एनिमल, सारे क्या होंगे, आस्ते आस्ते डेड होते चले जाएंगे। मतलब ये क्या हो गए, मर जाएंगे। मरने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया डेड कंटेंट हो गया। मतलब ऊपर वो जो परत जमने के कारण क्या हो गया, अंदर के जितने भी एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म थे सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये तो मैंने आपको ड्रॉबैक बताया, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फर्टिलाइजर्स रेन के कारण फील्ड से धुल कर तालाब या रिवर तक पहुंच जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, उनके परत मतलब उनके कारण रिवर्स के ऊपरी परत पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एल्गी बढ़ते चला जाता है या फिर ग्रो कर जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। ध्यान रहेगा गाइज, आई होप ये क्लियर आउट हुआ। डोंट वरी, जस्ट वॉच द फुल वीडियो इन ए वेरी प्रॉपर वे, ठीक है। और वेरी गुड, हाँ अपना ध्यान रखें, क्लासेस प्रॉपरली करें, पॉइंट आउट ईच एंड एवरीथिंग। जो कोई दिक्कत हो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एंड बी देयर, बी कनेक्टेड विद अस, दैट्स ऑल। थैंक यू क्लास, एंड ध्यान रहे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।